नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप सभी का मुद्दे की बात में स्वागत है। पिता और अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कैलाश जोशी से विरासत मिली। अब बीजेपी में नजरअंदाज होने के चलते उन्होंने अपनी विचारधारा के साथ अपना नजरिया बदल लिया। चुनावी साल है, ऐसे में दीपक तले सियासत होना लाजमी है। बीजेपी ने देवास जिले के बागली और हाट पिपलिया से 4 बार विधानसभा का टिकट दिया, लेकिन वो साल 2018 में कांग्रेस के नेता मनोज चौधरी के हाथों हार गए। करीब 4.5 साल बाद पूर्व मंत्री दीपक जोशी का नया परिचय कांग्रेस नेता के तौर पर होता है। वो 6 मई को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बन जाते हैं। कमलनाथ ने जब पार्टी की सदस्यता दिलाई, तब दीपक जोशी अपने साथ अपने पिता की तस्वीर लेकर पहुंचे। वो बीजेपी सरकार से अपने पिता की स्मृति में स्मारक बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन स्मारक नहीं बना तो दीपक ने न्यू पॉलिटिकल पथ चुन लिया। वहीं कमलनाथ ने सरकार में आने के बाद कैलाश जोशी का स्मारक बनवाने का वचन भी दिया है। मुद्दे की बात में दीपक जोशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम सीधे उन्हीं के पास चलेंगे, क्योंकि उनका परिचय कराने की जरूरत नहीं है। कई बार विधायक रहे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री भी रहे हैं, और इतने सहज मंत्री रहे हैं कि कोई भी कभी भी उन्हें फोन लगा सकता था, कभी भी उनसे मिल सकता था। वो किसी भी जगह अगर हो, किसी शादी समारोह में हो या किसी मॉल में हो, और अगर किसी भी अधिकारी को काम है तो वहीं पर पहुंच के उनका काम करते थे और फाइल पे साइन भी करते थे। दीपक जी, इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कर्नाटक का चुनाव है और सबकी नजरें हैं सर्वे में। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की अच्छी स्थिति नहीं है। आप अब बीजेपी में आ गए। बीजेपी में भी बस 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। बीजेपी लंबे समय से सत्ता में मौजूद है। कांग्रेस की सरकार जरूर 15 महीने के लिए बनी, लेकिन बीजेपी ने उसकी जो नींव है वो हिला दी और वापस सत्ता में आ गई। लेकिन अब जो विचारधारा का संकट बीजेपी में है, वर्तमान की सरकार में है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सरकार में मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी में आ गए, और बीजेपी की एक पुरानी विचारधारा है। दोनों विचारधारा में टकराव देखा जा रहा है। मतभेद बने हुए हैं, लेकिन मनभेद भी बने हुए हैं। तो आप अगर कांग्रेस में आ गए हैं तो क्या माना जाए? कांग्रेस की जो नीति है, कांग्रेस की जो नीत है, कांग्रेस के जो नियत है, उनके नेता हैं, क्या मेलभाव हो पाएगा? काम करने वाले परिवार से जुड़ा जी। और मेरा तो जब जन्म हुआ था तब पिताजी पहला चुनाव लड़ रहे थे। हम्म। तो राजनीति मैंने बहुत नजदीक से देखी है और लगभग 12 साल की उम्र में भोपाल पढ़ने के लिए आ गया था। भोपाल में मैंने पढ़ाई आनंद की और बाद में मैं बहुत कम उम्र में लगभग 17-18 साल की उम्र में फर्स्ट ईयर में ही कॉलेज में छात्र राजनीति में, क्योंकि उस समय भोपाल जैसे शहर में भाजपा का कोई नाम लेवा नहीं था। हम्म। तब मैंने छात्र राजनीति की शुरू की और 4 साल बाद ही उस कॉलेज का प्रेसिडेंट बन गया, जो उसमें मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गवर्नमेंट कॉलेज है। हम्म। फिर मैं युवा मोर्चे में कम से कम 15 से 20 साल काम करा। उसके बाद पार्टी ने मुझे मौका दिया, मैं 3 बार का विधायक रहा, मंत्री रहा। तो ऐसे दृष्टिकोण में राजनीति को बहुत नजदीक से मैंने देखा और मैंने तो सुचिता की राजनीति देखी। मेरे पिताजी सुचिता के लिए कितना लड़े और कितना कड़ा उन्होंने आपने देखा होगा। हम्म। और हमारे लालन पालन में भी उन्होंने सुचिता का बहुत ध्यान रखा। हम्म। हमें नहीं लगता था कि हम किसी तरीके से रहना उन्होंने हमको सिखाया। हम्म। खान पान, उठक बैठक, रहन सहन, पूरा एक मध्यम वर्गीय परिवार में होता है, वो हमारे साथ हुआ है। हम्म। लेकिन 18 के बाद आप जैसा कह रहे हैं, पहला चुनाव हारा, उससे मुझे कोई असर नहीं पड़ा। तो पटेल जी की बात को मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ। हार जीत चलती रहती, पिताजी ने बताया कि हार जीत चलती रहती। हम अपने सिद्धांतों पे काम करते हुए निरंतर आगे बढ़े और पूरी कोशिश करेंगे कि उस सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए उसको चलकर हम कैसे समाज की सेवा कर पाएंगे। मैंने हारने के पहले और हारने के बाद कभी बीजेपी से कोई शिकायत नहीं। बीजेपी से कोई नेता अगर ये कह दे कि मैंने कहा था कि इन्होंने ऐसा किया, फलाना ऐसा किया, तो जीत के लिए अगर हम जिम्मेदार हैं तो हारे की जिम्मेदार। मैं इस चीज को स्वीकार करता हूँ। लेकिन 18 के बाद जब 19 में सरकार कांग्रेस की काम कर रही थी, तभी मेरे पिताजी का देहावसान हो गया।
उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बीजेपी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। उनके साथ हमारे क्षेत्र जिससे मैं लगता था हाटूटिया वहां के विधायक जी भी आए। और उनके आने के बाद मुझे बीजेपी ने धीरे धीरे साइड लाइन करना शुरू किया। मनोज जी, मैं ये कह सकता हूँ कि साइड लाइन की एक कोई वो होती है कीमत या कोई एक सीमा होती है। मतलब देवास का प्रशासन तो यहाँ तक कहता था कि दीपक जोशी के फोन नहीं उठाना, वो अगर कोई बात करे तो उसका जवाब नहीं देना, और उसके बाद अगर वो कोई काम बता दे तो उसको उल्टा करना। ये होता आया। और ये किसका निर्देश था किसका नहीं था, लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना मैंने इससे झेली है। मेरी धर्मपत्नी को कोरोना हुआ था, कोरोना का काल चल रहा था। मैं जानता हूँ कि बहुत विषम परिस्थिति थी, पूरा देश उससे गुजरा था। मैंने माननीय कलेक्टर देवास को और सीएमओ देवास को फोन लगाया, मेरा फोन पिक नहीं हुआ और 6 घंटे तक मेरी पत्नी के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हुई। फिर हमने अपनी एक लोकल गाड़ी में डाल उनको लेकर इंदौर में, चूंकि मैं भी कोरोना से ग्रसित था, मेरा बेटा और वो दोनों गए। उसके बाद मेरी पत्नी का ध्यान हुआ। तो मैंने इस प्रकार की पीड़ा में झेली। लेकिन इसके बाद जो मैंने देखा, मैं लगातार उनके पास गया और कहता आया कि मेरे पिताजी का स्मारक जो हाटूटिया गांव में बन रहा है, आज तक पूरा नहीं हुआ। मेरे पिताजी अपनी वृद्धावस्था में आखिरी बार अगर सीएम के पास पहुंचे थे तो इसी मांग को लेकर पहुंचे थे कि बागली जहाँ से वो लड़ती थी तो जिला बनाया जाए, क्योंकि बागली के लोग चाहते थे जिला बनाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय कहा भी था कि जोशी जी आए तो सवाल ही नहीं। और 24 नवंबर 2020 को उन्होंने हाटूटिया के मन से कहा कि खान जाए पर वचन न जाए, और जिला बागली बनेगा। उसके बाद क्या, लेकिन आज तक बागली नहीं बना। जोशी जी आदिवासियों की जानो जहन में बसते, इस नाते से पटपड़ी का बांध वो चाहते थे कि पटपड़ी का बांध बने, वो भी आज तक नहीं बन पाया। लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ी विडंबना मनोज जी जो रही कि मैं और हम सब लोग चाहते थे, जोशी जी के समर्थक थे, बार बार कहते थे जोशी जी और आप लोग 25-30 साल भोपाल में रहे हो, जोशी जी 2 बार के सांसद रहे, क्या जोशी जी के नाम से भोपाल में कोई चीज नहीं होना चाहिए? देवास में उन्होंने अस्पताल के लिए संघर्ष किया, आमरण अनशन किया, 7 दिन आमरण अनशन देखे। आज इतना बड़ा अस्पताल देवास में बना है, उस देवास शहर में जोशी जी का नाम नहीं होना चाहिए। उस हाटूटिया गांव में जोशी जी रहते, उस हाटूटिया में कोई चीज का नाम जोशी जी के नाम पे नहीं होना चाहिए। मैं लगातार माननीय अध्यक्ष जी के पास, संगठन मंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास 1.5 साल तक बात करता रहा कि आप इसे कर दीजिए। एक कान से सुनते थे, दूसरे कान से निकाल देते। तब मनोज जी मैंने लगभग अप्रैल के पहले या दूसरे हफ्ते में माननीय वीडी शर्मा जी से, हितानंद जी से मुलाकात की, शिवराज जी तक संदेश पहुंचाया। 28 तारीख को मैंने बोला था माननीय वीडी शर्मा जी से कि अब मैं 6 तारीख आपको दे रहा हूँ, इससे पहले आप कोई निर्णय इन मामलों में कर लीजिए, क्योंकि मेरे पिताजी जो आप इस समय स्थिति पैदा कर रहे हैं, मेरे लिए कहीं से कहीं तक अच्छी नहीं लग रही। और सब लोग मुझे कह रहे हैं कि आपको कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए, तो मैं अब दूसरा रास्ता अख्तियार कर सकता हूँ। लेकिन इन लोगों ने कोई जवाब देने के बजाय, कोई बात करने के बजाय, सत्ता के इतने मनोज थे, जो कहते हैं ना कि रोम जल रहा था नीरव कुर्सी पे जा रहा था, ये सारे नीरव से जा। लेकिन दीपक जी एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जब आप मंत्री थे उस वक्त भी ये प्रयास किया जा सकता था। 2018 के पहले जब सरकार थी बीजेपी की, उस वक्त भी कैलाश जी के नाम से कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा अस्पताल, कोई ऐसा सरकारी विभाग या ऐसा कुछ किया जा सकता था। उस समय ये प्रयास क्यों नहीं हुआ? मनोज जी, मेरे पिताजी हमेशा से इस चीज के विरोधी रहे कि उनके नाम से या उनके काम से जी कोई चीज बने, क्योंकि वो स्वयं उस वक्त थे। 18 का मामला था, 19 के में उनकी मंत्री हुई है, तो 18 तक तो मंत्री रहा, लेकिन वो खुद नहीं चाहते थे ना। मैं खुद शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग का मंत्री रहा। हजारों बिल्डिंग आज भी किसी नाम से नहीं है। मैं चाहता तो कर सकता था कि पिताजी नीति और सिद्धांतों पे चले, उनके रहते हुए हम कभी उसको अलग नहीं कर सकते, उसके विरोध में नहीं जा सकते। इसलिए मैं कहीं भी इस चीज को लेकर नहीं गया। उनके जाने के बाद भी मैं नहीं कह रहा हूँ, स्मारक की घोषणा मनोज जी बहुत बड़ी मतलब विडंबना है। आज मैं कांग्रेस की नीति के साथ जिस व्यक्ति से जुड़ा हूँ कमलनाथ, उसको मैं कमलनाथ जी उनको इसलिए पसंद करता हूँ कि जब पिताजी की मृत्यु हुई थी, कमलनाथ जी पार्थिव शरीर के दर्शन करने वहां आए थे। तब कमलनाथ जी ने मुझसे पूछा कि पिताजी का अंतिम संस्कार कहाँ होगा, तो मैंने कहा हाटूटिया में, जहाँ हमारे जहाँ से हम रहने वाले गाँव है। तो बोले हाटूटिया में कहाँ पर?
तो मैंने कहा शमशान में। बोले शमशान में जहाँ सबका होता, मैंने कहा हाँ। बोले नहीं, जोशी जी तो यार पूरे भारत के एक ब्रांड है, मध्य प्रदेश की एक नई पहचान देने वाले राजनीतिज्ञ रहे, तो इनकी पहचान को लेकर हमको जनता को कोई ना कोई चीज देना चाहिए जिससे कोई स्मारक बने। तो मैंने कहा हमारे पास कोई जगह नहीं। तो उन्होंने कहा आपके पास जगह नहीं, सरकार पास है कि नहीं? मैंने कहा मुझे नहीं पता। तब तत्काल उन्होंने सज्जन सिंह वर्मा उनके साथ आए थे, उनको निर्देश दिए कि आप जगह देखिए, हाटूटिया में कोई जगह मिल सकती है क्या जहाँ जोशी जी का स्मारक बने। जोशी जी हमेशा कहते आए कि मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मेरे नाम की पूंजी छोड़ दूंगा। उनकी पूंजी के नाम पे एक 80,000 स्क्वायर फीट की बहुत अच्छी प्राइम लोकेशन की जगह हाटूटिया में मिली। कमलनाथ जी के पास बोले जगह का पहुंचा, और 3 मिनट के अंदर कमलनाथ जी ने उस जगह को अलर्ट कर दिया, और ये खबर पहुंची कि हम ये जगह अलर्ट कर रहे हैं, स्मारक भी हम बनाएंगे। तो मुझे बड़ा उस प्रकार जोशी करते सकता नहीं, लोगों से वोट मांगता है, और दूसरी तरफ वो कमलनाथ जो जोशी जी के विरोध में थे, 3 मिनट में फैसला करते हो, राज्य 30 मिनट में फैसला करता है। हाँ, वो जो भी करते हैं 3 मिनट में ही करते हैं। जी जी, आपने सही कहा। लेकिन दीपक जी, एक सवाल मेरा आपसे है, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आपसे संगठन ने बात की, जब ये लगा कि आप नाराज हैं और अब आप किसी दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, तो आपसे सरकार ने भी बात की, आपसे संगठन ने भी बात की, आपसे शिव प्रकाश जी ने भी बात की, आपसे मुरलीधर राव ने भी मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या निकल कर आया, किसने क्या बात कही और आपकी ओर से क्या कहा गया? नहीं देखिए, पहले तो उन्हें लगा, उनको यही नहीं पता था कि किस परिवार का आदमी है। हम आपको ये कर देंगे, हम आपको वो दे देंगे, आप हमेशा कर देंगे। मैंने उससे फिर कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझसे अगर लिखवाना चाहो तो जिंदगी भर भारतीय जनता पार्टी के किसी पद पे, किसी संवैधानिक पद पे नहीं रहूंगा। सिर्फ आप मेरे ये 5 काम जो मेरे पिताजी की विरासत के हैं, खास करके मैं इसलिए कह रहा हूँ मनोज जी, मुझे एक बड़ी चोट लगी कि बागली विधानसभा जो पर्याय बन चुकी है पूरे हिंदुस्तान में, उस बागली विधानसभा में 17.5 करोड़ का घोटाला हुआ, और उस 17.5 करोड़ के घोटाले को सिद्ध करते हुए मैंने बार-बार जिम्मेदारों से आग्रह किया कि इस घोटाले की जांच करो, इस घोटाले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। जोशी जी के विरासत को, हिमाचल की विरासत को बचाने के लिए जोशी जी की ईमानदारी को हम नहीं बचा सकते, जोशी जी की बातों को हम नहीं बचा सकते, तो मुझे क्या हक है कि मैं उनके लड़का होने के नाते बात करूं? मेरे साथ जो जोशी जी के साथ चलने का प्रयास करेगा, क्योंकि कमलनाथ जी ने मुझे जो काम 3 मिनट में दिया, तो 30 महीने में शिवराज जी ने दिया। कमलनाथ जी आपके लिए अलग हो सकते, शिवराज जी आपके लिए अलग हो सकते, लेकिन एक पुत्र होने के नाते व्यक्तिगत रूप से मैं आज कह सकता हूँ कि जिसने मेरा काम किया मैं उसके साथ जाऊँ। एक चीज दीपक जी ये बार बार कही जा रही है कि आप तो बीजेपी में आ गए, कैलाश जी की जो विरासत है, उनकी जो लेगेसी है, उनके साथ आप कांग्रेस में आ गए बीजेपी छोड़ के, लेकिन आपके पुत्र बीजेपी में ही रह गए। वो अभी भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मौजूद हैं, वो अभी भी संगठन में मौजूद हैं। बीजेपी के हाल ही प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से उनकी मुलाकात हुई थी। तो ये समझ में नहीं आ गए, तो पिता तो आ गए और पुत्र बीजेपी में रह गए, मतलब ये गुंजाइश है क्या अभी भी एक बीच की? मनोज जी, मेरा पुत्र आईटी से इंजीनियर है और साइबर लॉ में उसने डिप्लोमा किया है। पहले वो भी नौकरी करता था बेंगलोर में। बाद में जब मेरी पत्नी का देहांत हो गया तो वो मेरे साथ भोपाल में, चूंकि मेरे बड़े भैया बचपन से पैरालिटिक है, उनके पास कोई नहीं रहता, इस नाते से वो भोपाल में उनके साथ रहता है। अभी राजनीति की पहली सीढ़ी ही वो चढ़ रहा है। मैं तो बचपन से कहा, लेकिन वो तो लगभग 30 साल की उम्र में शादी होने के बाद राजनीति की शुरुआत कर रहा है। मेरा उससे बहुत कम मुलाकात हो पाई, क्योंकि पिछले 5-6 दिन मुझे तो अज्ञातवास में रहना पड़ा। तो फिर रात को 12 बजे कोई आ जाता है कि आपको इससे बात करना है, 1:30 बजे आ जाता है कि इनसे बात करना है। तो मैं बहुत छिप के, और पहली बार पूरी जनता इस छिपने की जानती है कि 5 दिन मेरा मोबाइल खत्म कर। उसका मूल कारण था, मैंने अपने बच्चे को पहले दौर में बातचीत करने का प्रयास किया कि बेटा ये ठीक नहीं है, तो उसने यही कहा कि पापा मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ, लेकिन आप जिस दिन इस चीज को कन्विंस कर दोगे, मैं आपकी बात को करने के उचित ठहराते हुए आपका साथ दूंगा या घर बैठ जाऊंगा, ये उसने कहा है। और अभी भी वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जिससे मुझे लगता है कि उसने जोशी जी की विरासत को संभालने का जो पोते के नाते उनकी जिम्मेदारी होती है उसको पूरा करने का प्रयत्न किया। और आप कांग्रेस में रहेंगे? नहीं, मैं तो कांग्रेस ही हो ही क्या, रहूंगा कहाँ, मैं तो वही। वो बीजेपी में रहेंगे? वो बीजेपी में अभी है,
जी बीजेपी का इतना बड़ा कार्यकर्ता नहीं है। जी बीजेपी ने उसको बहुत बड़ा दायित्व दे रखा है। मैं और मेरा परिवार बीजेपी के मध्य प्रदेश के संगठन की और सत्ता के हिट लिस्ट में मैं आपको साफ बता दूं। कोई मौका आने वाले समय में मैं इसका भी कहीं ना कहीं बताऊंगा। 3-3 थानों की पुलिस मुझे उलझाने का प्रयास करती रही देवास में, लगातार 3-3 थानों। हम्म ये आपको समय आने पर मैं स्पष्टीकरण दूंगा किस प्रकार से मेरे साथ किया गया। मैंने सिराज जी से बोला, वीडी शर्मा जी से बोला कि आप ये देख क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन उन्होंने इस चीज को किया नहीं। तो कहीं ना कहीं इशारा ऊपर से होगा। वो तो मेरे पिताजी का तब भले मेरे साथ, ये लोग कुछ नहीं कर पाए मेरे साथ। हम्म जिस दिन मेरे बच्चे को एहसास होगा निश्चित रूप से वो भी इस चीज को ठुकराए। तो दीपक जी, ये आपने जो एक आरोप लगाया कि ऊपर से कहीं ना कहीं इशारा था, ये 2018 के बाद जब आप चुनाव हार गए उसके बाद हुआ, या जो विधायक बीजेपी में शामिल हो गए उनके दबाव के कारण हुआ, या इससे पहले भी आपके साथ ऐसा होता रहा? देखिए मनोज जी, मैं तो 2003 से कहता हूँ। हम्म मेरे पिताजी उस समय प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष थे। जी जिस व्यक्ति ने वंशवाद विरोधी सम्मेलन हाटपिटिया गांव में बुलाया, उसको पूरे 15 साल लाल बत्तियों से नवाजा गया। राज सिंह चंदो नाम का आदमी है, उसने भ्रष्टाचार किया। तो प्रदेश के बड़े नेताओं ने मुझे फोन लगाया कि मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया तो शिवराज जी ने मुझे रोका। हम्म फिर उसके बाद पूरी पार्टी में एक गिरोह तैयार किया गया कि जो मुझे हराने का प्रयास किया। हम्म पहले चुनाव में वो नहीं हरा पाए, दूसरे में नहीं हरा पाए, तीसरे में हरा पाए, चौथे में उनका प्रयत्न सफल हुआ। सफल होने के बाद जब मैं विधायक नहीं रहा, क्योंकि एक कार्यकर्ता के नाते मुझे कुछ जगह तो बैठाना था, फिर मुझे सामने दरियों पे बैठा कर हंसी का पात्र बनाया गया, मजाक का पात्र बनाया गया। शिवराज जी खुद मौजूद थे शाहजहांपुर के वो जो सभा में, जिसमें लोकसभा की सीट। शिवराज जी ने मुझे खुद ने देखा कि मैं किस स्थान पे बैठा हूँ। देवास के कार्यक्रमों में शिवराज जी एक दो बार आए, मैं किस स्थान पे बैठा हूँ, वीडी शर्मा जी ने देखा। लेकिन उसके बाद इन लोगों का तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पहले से रणनीति कि मेरे को कैसे डैमेज करना है, वो डैमेज। और मैं इतना बता दूं, शिवराज जी और वीडी शर्मा तो मुझसे बहुत जूनियर है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान मुझसे 3 साल सीनियर है। मैं इस नाते से मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात। और मैं फिर कहता हूँ मनोज जी, मेरे पिताजी ने कहीं ना कहीं उनको डांटा होगा। और दूसरा मुझे लगता है कि विक्रम वर्मा वर्सेस शिवराज सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, जिसमें मेरे पिताजी विक्रम वर्मा के साथ थे और शिवराज जी के खिलाफ उन्होंने किया था। शिवराज जी वो चुनाव हारे थे, तो लगातार उनके दिल में कहीं ये जोशी परिवार खटक रहा था और उसका परिणाम आप एक नाम मुझे बताइए जिनके कारण आपको बीजेपी छोड़ना पड़ी, कोई एक नाम। मैं एक नाम चौहान का बताऊं। इसने हमेशा मुझसे कहा कि तुम बड़े भाई हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम मेरे छोटे भाई हो। लेकिन छोटे भाई अगर गलती कर दो, अरे क्या वो शिवराज सिंह को मैं 50 बार गया कि भाई साहब मुझसे गलती हो गई, बताओ। नहीं ऐसा नहीं। विधानसभा चुनाव के पहले मुझे कह रहे हैं मेरा महेंद्र सिंह धोनी, वो महेंद्र सिंह धोनी तो आज है आईपीएल खेल रहा है और मैं महेंद्र सिंह धोनी पढ़ के कहीं लीग मैच भी नहीं खेल पा रहा हूँ, ग्राउंड लेवल का मैच नहीं खेल पा रहा हूँ। क्या ऐसा भाई किसी के लिए ठीक है भाई? उन्होंने मेरे पार्टी छोड़ने के बाद कहा दीपक मेरा छोटा भाई है। सब लोगों ने कहा मैं उनको भाई नहीं मानता। एक बात मैं और पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि कैलाश जोशी जी के जो मूल्य थे उसको पूरी बीजेपी मानती थी, और राजनीति में जो मूल्य हैं, राजनीति की जो नियत है, राजनीति में जो नीति है, उसका अक्षर से पालन करते थे। और मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में कैलाश जी का लोग उदाहरण देते थे। मैं भी अक्सर उनसे मिला करता था, मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी। वो कभी किसी गलत काम को सपोर्ट नहीं करते थे, पद की उन्हें कोई लालसा होती ही नहीं थी। और चाहे अडवाणी जी हों या अटल जी हों, अगर गलत है तो वो उनके मुंह पर गलत बोल देते थे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है, आपको राजनीति में संघर्ष करना है। आप एक नई पार्टी में आ गए, पुरानी पार्टी में आपका दम घुटा, पुरानी पार्टी में आपको लगा कि अब यहां रहना ठीक नहीं है, आप कांग्रेस में आ गए। लेकिन आपको अपना वर्चस्व रखने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन मूल्यों का आप जिक्र कर रहे हैं, उसके लिए तो आपको सक्रिय राजनीति में रहना पड़ेगा। तो क्या उसके लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा? कहीं से चुनाव लड़ने का प्लान है आपके दिमाग में? लोगों के 96 में उनको भोपाल से टिकट डिक्लेयर कर दिया। बाद में उमा भारती जी वहां पर चुनाव लड़ी, जोशी जी को टिकट नहीं दिया गया। उसके बाद उनके पास ऑफर आया कि आप खंडवा लोकसभा से चुनाव लड़ने। तो मेरे पिताजी ने कहा था नंद कुमार
चौहान जो तात्कालिक वहाँ के सांसद रहे कि भाई अभी नवयुवक है तो उससे सीट पे जाकर उसका कैरियर को जो उन्होंने साफ मना कर दिया, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा घर बैठ। दूसरी बात, 2008 में जब बागी उनकी परंपरागत सीट जहाँ से मैं विधायक था, डिलिमिटेशन में उन्होंने सीट को बचाने का प्रयास नहीं किया। डिलिमिटेशन में चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन बचाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक बार आदिवासी लड़ेगा तो क्या जाएगा, मुझे बोला उन्होंने। उसके बाद मैं गया कि दादा हमको कन्नौज सीट लड़वा दो आप चुनाव, सब लोग कह रहे कि कन्नौज सीट हर एक दृष्टि से अच्छी है, आप कन्नौज से लड़वा दो। तो उन्होंने कहा, जवाब था कि वहां से तात्कालिक विधायक ब्रिजमोहन धूत थे और उसकी क्या गलती, उसका टिकट क्यों पास? लड़ना है तो तुम ऐसी जगह से लड़ो जो कांग्रेस। और हाट टूटिया वक्त कांग्रेस के समाजी स्वर्गीय राजेंद्र सिंह जी बघेल थे, इसलिए उन्होंने हाट टूटिया से मुझे टिकट देने की सलाह दी और मैं हाट टूटिया से 1 लाख चुनाव जीता। लेकिन मैंने कांग्रेस में जाकर कमलनाथ जी से कहा था मैं निःशर्त आ रहा हूँ। उन्होंने कहा निःशर्त का मतलब, मैंने कहा मेरी कोई शर्त ना मुझे पद चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, ना टिकट चाहिए। और मैं टिकट नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरे पिता ने जिस परिपाटी को बनाया है वो कहते थे कि जो कार्यकर्ता काम कर रहा है उसको काम मिलना चाहिए। 4 साल से कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता का काम कर रहा है और मैं उसको हटाकर आज टिकट ले लेता हूँ तो ये गलत होगा। बाद में मैंने ये भी स्पष्ट करा कि अगर पार्टी मुझे टिकट देना चाहे तो मुझे बुधनी सीट से विधानसभा का टिकट दे, मैं शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चुनाव लड़ने के तैयार। नहीं, लेकिन दीपक जी आपने तो मतलब मुख्यमंत्री के गढ़ में, क्योंकि वहां बड़े लोकप्रिय हैं वो, जैसे दिग्विजय सिंह रावगढ़ में लोकप्रिय हैं, कमलनाथ छिंदवाड़ा में लोकप्रिय हैं, शिवराज सिंह चौहान बुधनी में लोकप्रिय हैं। आपको लगता है कि आपका स्टेटमेंट भी मैंने पढ़ा था, आपको लगता है कि आप इतनी आसानी से उनकी गिल्ली उड़ा देंगे अगर आप चुनाव लड़वा से? मुझे पता है जब आदमी का स्वभाव होता है, जब उसकी चीजें उजागर होती है, वो कहता तो है कि वो बहुत ईमानदार हूँ, मैं बहुत सज्जन हूँ, लेकिन उन बातों को अगर जनता के बीच प्रमाण प्रस्तुत कर दिया जाए, मैंने 2 चीजें तो प्रमाणित करके रखा है। एक तो मैंने कहा कि उन्होंने 9.5 करोड़ का चुनाव आयोग में वो बताया, चुनाव की 9.5 करोड़ की संपत्ति कहाँ से लिया है। 100 आराम में नहीं रहना चाहते तो नंद कुमार सिंह चौहान का बंगला तोड़ के नया बंगला क्यों बनाया जा रहा है कि गुरुगोपंथी को रहना है, जो बंगला छोटा था। मुझे पता है, इसलिए मैं कह सकता हूँ जनता के बीच, बुद्धि की जनता के बीच में तो आज भी उसी स्वभाव का हूँ। अभी भी मैं 3 पहिए वाहन 4 पहिए वाहन में, कोई लग्जरी वाहन में नहीं चलता। आज भी मैं ट्रेनों में सफर करता हूँ, भोपाल तक जाना है तो मैं गाड़ी का डीजल अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं तो कर रहा हूँ। 50 साल 60 साल लगातार पिताजी की राजनीति करेंगे। एक बार जिस मकान में ये आपका चैलेंज चल रहा है, उस मकान के 3 कमरे का मकान उन्होंने उनको दिया, सिर्फ 3 कमरे। दूसरी तरफ एक आदमी जमीन से उठ के 9.5 करोड़ का ऐसे क्यों कर, तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि इस बाल पे वो सारी बाल मुझे फेंकना आती है। इस राजनीति के मैदान में वो राजनीति शुरू कर रहे थे हमीदिया कॉलेज, वहाँ कुछ नहीं थे, तो हमीदिया कॉलेज का प्रेसिडेंट भी बना, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर ही बना, सब इलेक्टेड हो गए, सिलेक्टेड होके नहीं बना। सिलेक्शन के द्वारा आया हुआ आदमी अपने आप अगर कुछ चीज ओढ़ ले तो सावरण को खोल अगर हम जनता को दिखाएंगे तो जनता में रहता है। चलिए दीपक जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि देखते हैं कि कांग्रेस में आपको क्या महत्व दिया जाता है, और अगर वाकई महत्व दिया जाता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के भी एक दीपक थे और उन दीपक को आखिर बीजेपी ने क्यों बुझाया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका और शुभकामनाओं के साथ फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। नमस्कार।